भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए हैं। मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सरकार में 3 तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इन मंत्री पदों से जुड़ी अलग अलग जिम्मेदारियां और अधिकार तय है। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। सवाल उठता है कि इन मंत्री पदों का क्या अंतर होता है और इनकी भूमिकाएं किस तरह की होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सबसे अधिक अधिकार संपन्न होते हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आता है, जिसके अधिकार कैबिनेट मंत्री से कुछ कम होते हैं। इसके बाद तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री होते हैं, जिनके अधिकार अन्य मंत्रियों से काफी कम होते हैं। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के बाद मंत्रियों में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को एक से अधिक मंत्रालय भी सौंपे जा सकते हैं और उनकी समूची जिम्मेदारी उनके पास होती है। इन मंत्रियों का मंत्रिमंडल की बैठकों, जिनमें सरकार अहम फैसले लेती है, में मौजूदा होना अनिवार्य होता है। आमतौर पर काफी अनुभवी सांसदों को कैबिनेट मंत्री पद दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया है। सोमवार शाम 6:30 बजे इसका ऐलान हुआ है। मोदी सरकार 3.0 में अमित शाह को फिर से गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह दूसरी बार रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। निर्मला सीतारामन दूसरी बार वित्त मंत्रालय संभालेंगे, जबकि नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। वही विदेश मंत्रालय इस बार भी एस जयशंकर के पास रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान नए कृषि मंत्री होंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और आवास मंत्रालय मिला है। आइए जानते हैं मोदी 3.0 के नए मंत्रियों के सामने होगी कौन कौन सी चुनौतियां। निर्मला सीतारामन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को भी लगातार 5 वर्षों तक वित्त मंत्री रह चुकी है। इस दौरान उन्होंने सरकार के आर्थिक एजेंडा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया। 18 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र में सीतारामन अगले महीने नई सरकार का पहला बजट पेश करते समय सरकार के आर्थिक एजेंडा को सामने रख सकती है। हालांकि वित्त मंत्री के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। उन्हें मुद्रास्फीति पर कोई असर डाले बगैर आर्थिक वृद्धि को तेज करने के उपायों पर विचार करना होगा। इसके साथ ही उन्हें गठबंधन सरकार की मजबूरियों के ध्यान में रखते हुए संसाधनों की तलाश भी करनी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को नागपुर में कहा कि हजारों सालों से हमने जो अन्याय किया है उसको अब मिटाना होगा। कुछ स्वार्थ लोगों ने छूछाछूत फैलाई है, हमें उसको ठीक करना होगा। कार्यकर्ता विकास वर्ग समापन समारोह को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि काम सब लोग करते हैं, लेकिन काम करते समय मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। उसके काम से किसी को चोट न पहुंचे। भागवत ने कहा कि मर्यादा ही अपना धर्म और संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, कर्म भी लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है। वो ही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। आरएसएस प्रशिक्षुओं की सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भगवान ने सबको बनाया है। भगवान की बनाई कायनात के प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा। समय के प्रवाह में जो विकृति आई है उसे हटाना होगा। उन्होंने कहा कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें इस देश को अपना मानकर उसके साथ भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के सभी बेटे अपने भाई है ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। बिहार के पूर्णिया से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 10 जून को एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगा था। रंगदारी न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले की शिकायत करने वाला कारोबारी पूर्णिया में फर्नीचर का व्यवसाय करता है। कारोबारी ने अपने लिखित आवेदन में बताया कि 4 जून को मतगणना के समय पप्पू यादव ने अपने आवास पर बुलाया और उसे 1 करोड़ रुपए देने का कहा है। अगर वह 1 करोड़ रुपए नहीं देता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। कारोबारी से यह भी कहा गया है कि अगर उसे अगले 5 साल तक चैन से रहना है तो उसे रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो वह पूर्णिया छोड़कर चला जाए।
कारोबारी ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि 2 अप्रैल 2021 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से उससे 10 लाख रुपये रंगदारी टैक्स मांगी गई थी। इसके अलावा कारोबारी ने यह भी बताया कि साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपये और 2 सोफा सेट मांगने के साथ साथ धमकी और गाली गलौज की गई है। शिकायत के आधार पर पूर्णिया के मुफस्सिल के थाने में सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 385, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में अभी सांसद पप्पू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीट 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर चित्र काफी नजर आ रहे हैं। अब नीट एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमानी तरीके से ग्रेस मार्क दिया गया है और इसी वजह से 60 स्टूडेंट का एक जैसा यानी फुल मार्क्स आया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की भी मांग की गई है। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वही परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया है कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क दिया है और ये सब पूर्वग्रह के ग्रसित है। साथ ही एजेंसी पर आरोप लगाया कि कुछ स्टूडेंट को बैकडोर एंट्री देने के लिए किया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 60 स्टूडेंट को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतों सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे तनवीर आलम ने ये जानकारी दी है। तनवीर आलम के मुताबिक उनके पिता ने 8 जून को इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन उनका इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया था। यह पत्र सोमवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल पहुंच गया है। झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने भी इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि आलमगीर आलम ने सीएलपी नेता और कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 70 वर्षीय नेता पकालू विधानसभा सीट से विधायक है। बता दी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। अब तब हुआ जब एजेंसी ने 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा और 37 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद किया था। छापेमारी के बाद आलम और लाल दोनों गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी की छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में हुई थी, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। यह विभाग में कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ मामला था। लोकसभा चुनाव में एनसीपी को मिली करारी हार के कुछ दिनों बाद ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मंच से चाचा शरद पवार को धन्यवाद दिया। अजित पवार ने 1999 में अपनी स्थापना के बाद से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अपने चाचा शरद पवार को धन्यवाद किया। अजित पवार ने कहा, मैं पिछले 24 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसकी स्थापना के बाद से इसके साथ बने हुए हैं। मुंबई में एक पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए अजित पवार ने नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट पद से कम किसी भी पद पर समझौता नहीं करने के रकम्पा के रूप की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हमने बसपा को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट पोर्टफोलियो से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें अपने कई घटकों को कैबिनेट पद देने की जरूरत है। अजित पवार के इस बयान से बसपा से उनकी दूरी और चाचा शरद पवार की निकटता दिखाई दे रही है। ऐसे में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति में बड़ी फेरबदल हो सकती है। हालांकि मोदी की नई कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज अजित पवार ने कहा, हम अभी भी एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि एनडीए की वर्तमान ताकत 286 है, जो आने वाली महीनों में 300 का अखंडा पार कर जाएगी।
उत्तर प्रदेश में गर्मी जमकर कहर बरपा रही है। आज यानी मंगलवार को लखनऊ समेत कई जिले बेहद गर्मी रहेगी, जिनका अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान लखनऊ मौसम केंद्र जारी किया है। यही नहीं, हीटवेव का अलर्ट भी कई जिलों में जारी हुआ है, जिनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज जैसे जिले शामिल है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही देखा जा सकता है, लेकिन यह अस्थायी रूप से रहेगा। अभी 2 से 3 दिन गर्मी और बढ़ेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने की पूर्वानुमान है। लखनऊ मौसम केंद्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ, बरमबाकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बलिया, छुरकी, बहराइच, फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, मथुरा, सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़ और बस्ती में आज से बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इन जिलों में आज हीट वेव का भी असर रहेगा। वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा और बुंदेलखंड आज पूरे उत्तर प्रदेश में गर्म रहेगा। यहाँ का अधिकतम तापमान आज भी 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। सब्जियों की महंगाई दर भी मई में बढ़कर 30% के आसपास पहुंच सकती है, जो अप्रैल में 27.7% रही थी। पिछले महीने सब्जियों के दाम मासिक आधार पर 5.2% बढ़े हैं। खाने पीने की वस्तुओं और खासकर फल सब्जियों और कीमतों में वृद्धि से खुदरा महंगाई मई 2024 में एक बार फिर बढ़कर 5.14% पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह दिसंबर 2023 के बाद इसका 5 महीने का उच्च स्तर होगा। उस समय खुदरा महंगाई 5.69% रही। अप्रैल में यह घटकर 11 महीने के निचले स्तर 4.83% पर आ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान ने सब्जियों और फलों की फसलों को प्रभावित किया है। इससे खाद्य महंगाई मई में बढ़कर 9.1% के स्तर पर पहुंच सकती है, जो अप्रैल में 8.7% रही थी। इसकी असर कुल महंगाई देखने को मिल सकता है। सरकार बुधवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर सकती है। मुख्य महंगाई भी 3.3% से बढ़कर मई 3.5% पहुंच सकती है। फलों सब्जियों की कीमतों की वृद्धि CMII के मुताबिक फलों और सब्जियों की महंगाई दर में करीब 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे मई में फलों की महंगाई अप्रैल के 3.5% से बढ़कर 5.5% पहुंच सकती है। क्रमिक रूप से फलों की कीमत पिछले महीने 2.5% बढ़ी है। सब्जियों की महंगाई दर भी मई में बढ़कर 30% के आसपास पहुंच सकती है, जो अप्रैल में 47.7% रही थी। पिछले महीने सब्जियों के दाम मासिक आधार पर 5.2% बढ़े हैं। आलू, फूल गोभी, पत्ते गोभी की कीमतों में भी मासिक आधार पर भारी वृद्धि देखने को मिली है। मोदी सरकार 3.0 में पीएम मोदी ने अपनी कोर टीम पर एक बार फिर भरोसा जताया है। पीएम ने पिछली सरकार में मंत्रिमंडल का प्रमुख चेहरा रहे नेताओं के मंत्रालय बरकरार रखे हैं, तो कुछ नेताओं के विभाग बदल दिए हैं। खास तौर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी समेत कई अनुभवी मंत्रियों को रिटेन किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू जैसे बड़े नेताओं के मंत्रालयों में फेरबदल किए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो के बांटवारे में जहां अनुभव हो ताजगी दी जाए, तो नए चेहरे को भी निराशा नहीं किया। पीएम ने गृह, वित्त, रक्षा, रेल और विदेश मंत्रालय जैसे अहम पोर्टफोलियो अपनी पुरानी टीम को ही सौंपे हैं। हालांकि एग्रीकल्चर, ऊर्जा, जल शक्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट में नए लेकिन पार्टी के पुराने साथियों ही थमे है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट, पंचायती राज जैसे अहम मंत्रालय सहयोगी दलों के नेताओं को सौंपकर सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। मोदी 3.0 में पहली बार मंत्री बने बसपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ऊर्जा मंत्रालय, जेडीयू के बड़े नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज और मछली, पशुधन, डेयरी उद्योग में मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जीत राम मंझी को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, टीडीपी के युवा नेता राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कॉमन सौंपी है। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है।
पेम्मासानी चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी की गई है। मुरलीधर मोहोल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सुरेश गोपी को पेट्रोलियम एंड पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।